हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए पहुंच चुके हैं चैप्टर अध्याय नंबर 12 और जिसका नाम है परमाणु। ठीक है, क्या नाम है? परमाणु, एटम्स। तो क्या होता है भैया एटम्स? बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे और इसमें ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आता, तो ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा है, ठीक है, प्यारा सा। तो क्या है यार परमाणु, ये सुनिए। तो जिस प्रकार हम सब जानते हैं भाई कि हमारा संपूर्ण जो है ब्रह्मांड बोलिए तो एक हिसाब से वो पदार्थ है। ठीक है, हर कोई चीज जो है पदार्थ से निर्मित है। अब पदार्थ क्या है? तो ऐसा कोई वस्तु या चीज जो स्थान घेरता है, जिसका कोई एक निश्चित द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग पदार्थ कह देते हैं। अब मोस्टली पदार्थ को जो है, चाहे हमारा अध्यात्म हो चाहे साइंस हो, 5 भागों में बांटा गया है, जिसकी बोलते हैं ना 5 तत्वों से मिलकर पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। तो वही ठीक है, लेकिन मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो 3 ही पढ़ते हैं। क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोस, द्रव और गैस। और इन ठोस, द्रव, गैस को हम मानते हैं पदार्थ। ठीक है, और इसी जो है डियर स्टूडेंट, इसी को क्लासिफाइड किया गया है अगेन तत्वों के रूप में। ठीक है, क्या? तत्व। तो जितने भी हमारे तत्व है वो ठोस, द्रव या गैस है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, और वो पदार्थ भी है। तो फिर तत्वों को मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। ठीक है, उस निरंतर नए खोज, उसकी जिज्ञासा और कुछ ना कुछ उसमें कमी नजर आती है, और यही हमारा विकास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो जो तत्व है वो किन से मिलकर बना हुआ है। तो कई जो है डेफिनेशंस है, जिसकी महर्षि कणाद का भी डेफिनेशन है कि हमारा जो है तत्व जो होता है वो बहुत ही एक ऐसे सूक्ष्म चीज से मिलकर बना है जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग बोल देते हैं परमाणु। ठीक है, तो परमाणु क्या है भैया? तो परमाणु हमारा वह सूक्ष्मतम संरचना है जिससे मिलकर के कोई तत्व, ठोस पदार्थ बना हुआ है। या समझ लीजिए कि ये संपूर्ण जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब यहाँ रुकते नहीं है, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चलो ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणु से मिलकर बना है, तो फिर परमाणु किससे बना है? ठीक है, ये जिज्ञासा है, ये हमेशा निरंतर चलती रहती है। और इतना छोटा है डियर स्टूडेंट, परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम रिसर्च करेंगे उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये निरंतरता चलती रहती है। बात करते हैं आदरणीय श्री हमारे जे थॉमसन साहब की। तो जे थॉमसन के अनुसार जो है, जे थॉमसन के अनुसार, मैं परमाणु नहीं बता रहा, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है। ठीक है, ये देखिए, तो पर जो जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है डियर, वो कुछ इस प्रकार से बताए कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या, रेडियस 10 की घात ऋण 10 मीटर, 10 की घात ऋण 10 मीटर होती है। एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की घात ऋण 10 मीटर होती है। और इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, जिस प्रकार तरबूज में उसके जो है क्या धसे होते हैं, उसके बीज जो है धसे होते हैं, उसी प्रकार हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, अगर ये ऋण चिन्ह को मैं इलेक्ट्रॉन मानूं, है ना भाई, ऋण चिन्ह को इलेक्ट्रॉन मानूं, तो ये धनावेशित गोला है और इसके अंदर में जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे कि उसका बीज जो है वाटरमेलन का धसा होता है। ओके, ये उनका कथन था। तो उनका मेन इसमें क्या चीज है? मेन एक तो है उसकी त्रिज्या जो बता दी 10 की घात 10 मीटर होती है। दूसरा ये चीज है डियर स्टूडेंट, उन्होंने माना कि संपूर्ण जो है धनावेश और भार पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित होता है। क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र वितरित होते हैं। ठीक है, तो ये था जे थॉमसन सर का जो है एक्सप्लेनेशन। अब इसका हम लोग देख लेते हैं सफलता।
सफलता की इससे हम लोग क्या क्या प्राप्त किए, या इससे क्या क्या, क्योंकि देखो कुछ बताया भाई तो उससे कुछ सिद्ध होना चाहिए तभी तो हम उसको मानेंगे। तो यस, इससे एक चीज की जानकारी हो जाती है, तपायनिक या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसकी सफलता जो है तपायनिक उत्सर्जन के रूप में सामने आता है। जैसे कि सबको पता है तपायनिक उत्सर्जन क्या होता है, जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं हम लोग। जब इसको मैं किसी मोमबत्ती की सहायता से गर्म करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से एनर्जी लेकर के यहां से निकल करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तपायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी जो है महत्वपूर्ण क्या रही, सफलता रही। ठीक है, अब इसकी कमियां देख लीजिए, इसमें दोष क्या है, कमियां या दोष। तो दोष कुछ ऐसा मिलता है डियर, सुनिए। इसका दोष ये रहा कि पहला दोष ये रहा डियर कि इस परमाणु मॉडल की सहायता से, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो इस परमाणु मॉडल की सहायता से हम जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो अधिक कोण पर, अभी मैं जस्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद, अधिक कोण पर जो कण, अल्फा कण विकर्णित हो रहे हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि इस परमाणु मॉडल की सहायता से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये दो इसके क्या है, दोष रहे, कमी रही। ठीक है, अब आप सबको पता है किसी भी चीज में अगर कमी होती है तो उसको सुधारा जाता है, और सुधारने के लिए फिर नया कुछ चीज आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके बाद जो सुधार आया और जो लोग आए वो है हमारे रदरफोर्ड जी और उनके सहयोगी गाइगर मार्सडन। ठीक है, तो गाइगर मार्सडन ने एक प्रयोग किया और रदरफोर्ड ने उसकी व्याख्या दी, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल रखा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है, आईएमपी भी है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या पहले इसका चित्र देख लीजिए कैसे बनाना है गाइगर मार्सडन का। ये आंख है। ठीक है, बताते हैं, पूरा व्याख्या करेंगे, चिंता ना करें, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी पूरा व्याख्या करेंगे। चलिए, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार हमको करनी है डियर। देखिएगा व्याख्या कैसे करना है आपको और क्या क्या लिखना है या बताना है। यहाँ ए जो आपको दिख रहा है, ए, ठीक है, ये जी है, सॉरी ये जी है, ठीक है, ये जी है, इसको जी बोलेंगे। ये लीजिए, ए एक बॉक्स है जिसमें बिस्मिथ, एक रेडियोएक्टिव तत्व है ना, ध्यान रखिएगा। एक बॉक्स है जिसमें बिस्मिथ रखा होता है, ठीक है, जिसके छिद्र ओ से अल्फा कण निकलते हैं। हम सब जानते हैं जितने भी रेडियोएक्टिव तत्व है, रेडियम हो कोई भी हो, वो हमेशा निरंतर जो है अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, जो बॉक्स ओ छिद्र से गुजर कर D1 और D2 दो लेड के ईंट होते हैं, जिसमें एकदम संकीर्ण छिद्र होता है, ताकि हमको एक वर्णी जो है क्या प्राप्त हो, किरण प्राप्त हो। इस कारण हम इस चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, संकीर्ण छिद्र होता है जिससे गुजर कर अल्फा कण
जी जी सोने के पन्नी पर जाकर टकराती है, सोने के पन्नी पर जाकर के टकराती है। एक घूर्णी संसूचक डिटेक्टर, ये जो है डियर स्टूडेंट डी लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, वहां D1 D2 है, इसको डी लिख दीजिएगा। एक घूर्णी डिटेक्टर डी होता है जिसके माध्यम से हम उन अल्फा कणों को देख सकते हैं और साथ ही साथ गिन सकते हैं। इस घूर्णी संसूचक पर जिंक सल्फाइड का परत चढ़ा होता है, जिंक सल्फाइड का परत चढ़ा होता है बाहरी सिरे पर, एवं इसमें एक M सूक्ष्मदर्शी होता है। जैसे ही कोई अल्फा कण इस डी संसूचक पर आपतित होता है या टकराता है तो वह चमकदार दिखाई देता है, जिसके कारण हम आसानी से इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस जो आप ये जो देख रहे हैं घूर्णी, घूर्णी मतलब रोटेट होने वाला, तो इस पे हम जो है उसको घुमा घुमा करके देखते हैं कि कहां पर कितना कण आ रहा है, कितना अल्फा कण कहां पर आ रहा है, इसको हम इसकी सहायता से देखते हैं। तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी व्याख्या। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या क्या है। प्रेक्षण, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। तो प्रेक्षण क्या हुआ डियर स्टूडेंट? पहला ये देखा गया कि लिखेंगे आप लोग, लिखना है आपको, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर सीधा निकल जाते हैं, अधिकांश, मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड, लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक, 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जो है 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। मतलब बहुत कम, थोड़ा कम, ठीक है, बहुत कम नहीं बोलेंगे, कम, मतलब बहुत ज्यादा जो है निकल के जा रहा है सीधा। और 8000 में से एक जो है क्या हो रहा है, अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहा है, ये वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, लगभग 0.14%, मतलब बहुत कम, 10 लाख में से एक अल्फा कण ऐसे हैं जो 1 डिग्री के आसपास विकर्णित होते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे अल्फा कण हैं जो 1 डिग्री कोण पर क्या होते हैं, विकर्णित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या क्या निकला, ये सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल के जा रहे हैं इस सोने के पन्नी में से। हम सब जानते हैं, आपको लिखना है, चूंकि अल्फा कणों पर धनावेश होता है, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण, ये मत लिखिएगा, पहला नंबर ये लिखिएगा कि अधिकांश कण सोने के पन्नी को पार कर सीधा बाहर निकल जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो जे थॉमसन का यहीं पे पहली मतलब जो है उनका जो मॉडल है, परमाणु मॉडल उसको अस्वीकार नहीं किया गया, बट यही झटका लग गया, पहला झटका। उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है एक बड़ा धनावेशित गोला होता है ना, तो इन्होंने बता दिया कि नहीं, वो खोखला होता है, तरबूज के गूदे के समान जैसे भरा रहता है वैसे ही धनावेशित भरा होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो है अधिकांश भाग क्या होता है, रदरफोर्ड ने कहा, गाइगर मार्जन का ये जो है प्रयोग है, लेकिन सारा काम कौन करते हैं, रदरफोर्ड करते हैं, क्योंकि ये दोनों उसके सहयोगी हैं, हेल्पर है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष ये रहा कि खोखला होता है। दूसरा क्या हुआ डियर स्टूडेंट? दूसरा निष्कर्ष ये आया कि चूंकि अल्फा कणों में धनावेश होता है एवं ये अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से उसके जो है परमाणु में धनावेश होता है और ये बहुत अधिक कोण पर विकर्णित हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उसका जो धनावेश है, संपूर्ण धनावेश है, वो बहुत कम जगह पर और संकेंद्रित है, ठीक है। तो ये दूसरा रहा। तीसरा एक और बताया उन्होंने, क्या बताया कि बहुत 10 लाख अल्फा कणों में से गिनती के अल्फा कण एक मतलब 0.14% अल्फा कण ही एक से अधिक कोण पर विकर्णित हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो धनावेशित केंद्र है वह बहुत ही सूक्ष्म है और पूरा इसका भार एवं धनावेश उसी केंद्र पर क्या है, केंद्रित है,
समझ में आ गया? तो ये इनका 3 निष्कर्ष है डियर स्टूडेंट, इतना चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी एवं परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। तो ये जो है डियर कभी कभी पूछ दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो वो क्या चीज है देखिएगा, आपको लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा कणों में धनावेश होता है एवं नाभिक में भी धनावेश होता है, अतः जैसे जैसे अल्फा कण, कोई अल्फा कण नाभिक की ओर पहुंचता है तो वह नाभिक से प्रतिकर्षित होता है, ठीक है? नाभिक से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है? निकटतम पहुंच की दूरी, किसी निकटतम पहुंच की दूरी, पहुंच की दूरी वह न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है जहां से, जहां पर पहुंचकर अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, होते हैं। तो वह दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? निकटतम पहुंच की दूरी। और इसे जो है डियर स्टूडेंट R0 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे जैसे अल्फा कण यहाँ पास में जाता है तो ये अगर नाभिक है सपोज करो, तो भाई नाभिक में तो नहीं घुस जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस चार्ज है, ठीक है? तो दोनों में प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा करके क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इधर से ये जो है हमने बौछार कराया, अल्फा कण बमबारी कराया, तो ये एक जगह जाएगा और इसका एक प्रभाव क्षेत्र होगा क्योंकि दोनों धनावेश है। तो कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों में क्या लगेगा? आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, सेम धनावेश है तो ये कहीं कहीं जाकर के क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा इस प्रकार से। तो ये जो दूरी रहेगी, वह दूरी जहां तक जो है नाभिक का प्रभाव रहता है वह न्यूनतम दूरी। तो ये वाली जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक, जहां से वापस लौट रहा है, ये दूरी ही हमारी कहलाती है क्या चीज? निकटतम पहुंच की दूरी। अभी इसका गणना करेंगे हम लोग, ठीक है? और वही क्या होगा? नाभिक का आकार होगा, क्योंकि यथासंभव लगभग जो है अल्फा कण कहां पहुंच जाता है? नाभिक के करीब पहुंच जाता है, ठीक है डियर? तो चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? माना कि आप लोग लिखते जाइए क्या चीज, माना कि अल्फा कण का द्रव्यमान m क्या है? अल्फा कण का द्रव्यमान m है एवं वह विवेग से गति करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है? विवेग से गति करते हुए वह आगे बढ़ रहा है। जब वह प्रारंभ में विस्मित से निकलता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह होता है गतिज ऊर्जा वर्ग पॉइंट 2 mv², जो कि अत्यधिक होती है। किंतु जैसे जैसे वह नाभिक के नजदीक जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि वह नाभिक से प्रतिकर्षित होने लगता है। तो भैया वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रुकने लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही नाभिक के पास जाएगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा, ठीक है? तो कूलाम के अनुसार है ना, तो ये क्या होगा? ये इधर से जो गतिमान है वो थोड़ा सा स्लो होते जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने लगेगी डियर स्टूडेंट? कम होने लगेगी। और मैं आपको बता दूं, अल्फा कण में आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं क्या होता है, 2 ठो प्लस चार्ज होता है, अर्थात इसमें 2 धनात्मक आवेश रहता है अल्फा कण में। जैसे हम लोग नाभिक पढ़ेंगे ना तो मैं उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा इस चीज को, मजा आ जाएगा, वो बहुत अच्छे चैप्टर है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, 2 धनावेश होता है, ठीक है? तो जैसे जैसे यह नाभिक के नजदीक पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है एवं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। न्यूनतम पहुंच की दूरी पर जब अल्फा कण पहुंचता है तो वह रुक जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा पूर्णतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात न्यूनतम पहुंच की दूरी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको चीज, ठीक है? ओके। यदि किसी परमाणु क्रमांक क्या है? Z है।
तब उस परमाणु में आवेश जो होगा डियर स्टूडेंट, आवेश Ze होगी कि नहीं होगी रे भाई? होगी डेफिनेटली। अतः उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? सबने पढ़ रखा है और उम्मीद करता हूं याद आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अल्फा कण जा रहा है तो अल्फा कण का आवेश, ठीक है, Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? Q1 के इस प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें कितना जो है अल्फा कण में कितना हमारा आवेश है? अल्फा कण में हमारा आवेश जो है वो है E, क्या है? 2E है कि नहीं? मल्टीप्लाई हमारा नाभिक में कितना आवेश है? Ze, क्योंकि Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना उसमें जो है धनावेश होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, तो इसमें धनावेश कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि वो मैग्नीशियम का परमाणु होगा तो मैग्नीशियम के परमाणु में 12 होगा, तो ये क्या हो जाता है? Z मल्टीप्लाई E, इसीलिए लिखा गया है Z परमाणु क्रमांक है। यदि 12 सोडियम होगा तो 11 लिखोगे उसके प्लेस पे, तो 11 प्लस चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, ठीक है। और यदि वो मैग्नीशियम है तो 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई R0। R0 क्या है? उसका न्यूनतम पहुंच की दूरी है, जहां पे पहुंच करके वो लौट जा रहा है। और यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम पहुंच की दूरी में इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E मल्टीप्लाई Ze बाई R0, ठीक है। किंतु गतिज ऊर्जा जो होती है डियर, वो होता है हमारा K, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, न्यूनतम पहुंच की दूरी पर। 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, 2 है और उसके बाद Z है, क्योंकि 2 और Z में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2ZE², इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसा बना देता हूं, समझ में आएगा सबको? बिल्कुल आना चाहिए। Z को मैं क्या कर देता हूं? ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक है, स्मॉल में R0, ओके। तो अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं पूरा K, क्या लिख देते हैं? K। तो K = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2ZE² बाई R0। मुझे R0 का मान निकालना है, न्यूनतम पहुंच की दूरी। तो न्यूनतम पहुंच की दूरी जो निकलेगी, और आप सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹, ओके। तो इस वैल्यू को जब मैं रखूंगा और R0 का वैल्यू इधर, इसको इधर ले आऊं, R0 दैट इज इक्वल टू K को नीचे ले आते हैं, R0 के प्लेस पे K और K के प्लेस पे R0, और इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे? 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 ZE² डिवाइडेड बाई K। इस प्रकार डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, Z का जो वैल्यू होता है सोने के लिए अर्थात Au, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 79, और अल्फा कण की जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो होता है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना। और साथ ही साथ आप सबको पता है E का वैल्यू सब जानते होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। इन सभी वैल्यूज को जब हम रखते हैं तो R0 का वैल्यू आ जाता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई Z का वैल्यू 79 मल्टीप्लाई E² का वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई K का वैल्यू है हमारा 5.5। आप चाहे तो इसको लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आता है R0 का, वो आता है 4.14 मल्टीप्लाई 10⁻14 मीटर। जब मीटर में आप निकालोगे तो ये कुछ हमको इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि न्यूनतम पहुंच की दूरी लगभग परमाणु के नाभिक के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर, ठीक है, वो तो हम लोग जानते हैं, बट इसको ऐसा माना गया है कि न्यूनतम पहुंच की दूरी मतलब वो जो है अल्फा कण कहां से लौट कर आ रहा है? लगभग नाभिक के पास से लौट कर
आ रहा है। लेकिन न्यूनतम पहुंच की दूरी परमाणु त्रिज्या से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि नाभिक से थोड़े से ज्यादा होती है। अगर ये नाभिक है, इस 10⁻⁻15 है, तो ये यहां से होकर के जो है सेकंड जो आपको दिख रहा है वहां से होकर के लौट जाएगा। इसीलिए देखिए ना 14 है, तो -14 का मतलब क्या समझते हैं, -14 बड़ा है कि -15 बड़ा है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रट्टा मार लेना रे भैया, परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अल्फा कण प्रकीर्णन एवं गाइगर मॉसडन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु एवं नाभिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसे हम रदरफोर्ड का क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसमें प्रथम है डियर स्टूडेंट नाभिक। तो नाभिक के बारे में क्या बताया, आप लोग पूरा लिखेंगे ना, क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश उसके छोटे से हिस्से पर संकेंद्रित रहता है, उसके केंद्र पर छोटे से हिस्से पर संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। पहला, ठीक। सेकंड, किसी भी परमाणु का जो नाभिक का आकार होता है वह लगभग 10⁻15 मीटर के क्रम का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर के क्रम का होता है, अर्थात नाभिक का आकार परमाणु से 10⁵ गुना छोटा होता है, छोटा होता है। किसका, आपका नाभिक का आकार परमाणु से 10⁵ गुना छोटा होता है। अब सोच सकते हैं 10⁵ गुना मतलब बहुत छोटा, परमाणु के आधार पर अगर हम बोले तो मतलब ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं कैसे बताऊं आपको, अगर ये सपोज करो ये परमाणु है तो इसका नाभिक लगभग ये होगा, ऐसे मान सकते हैं फिलहाल, इतना छोटा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा दूसरा। तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा है क्या कि परमाणु एवं नाभिक के मध्य का भाग खोखला होता है। क्या होता है, भाग खोखला होता है, जिस पर जहां इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, ठीक है। ये जो है चौथा स्टेटमेंट रहा। पांचवा स्टेटमेंट क्या है कि पांचवा लिखिएगा, पांचवा लिखना है आपको कि परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु और नाभिक के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, अपितु उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। यहां पर रदरफोर्ड ने कक्षा के बारे में कोई जानकारी, विशेष जानकारी नहीं दी, ठीक है। तो ये चार आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट कक्षाओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में क्या जानकारियां मिलती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये देखिए, हम सबको पता है नाभिक में धनावेश होता है, ठीक है, और हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा होता है, तो चक्कर लगाते लगाते इधर भी चला जा सकता था, इधर भी चला जा सकता था, है कि नहीं भाई। ये तो गतिमान है ना, चक्कर नहीं लगा रहा, गतिमान है। इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिमान है, चक्कर नहीं लगा रहा, गतिमान है। लेकिन ये चक्कर लगाता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है डियर स्टूडेंट, नाभिक और नाभिक के द्वारा लगने वाला क्या चीज, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बजाय जानकारी कैसे मिलती है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो है आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण एक आवश्यक चक्कर लगाने हेतु, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने हेतु एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से एक सीमित दूरी पर
चक्कर लगाता है, जिसे उसकी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अब हाइड्रोजन के प्रकरण में, हाइड्रोजन के प्रकरण में अर्थात हाइड्रोजन के केस में देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के प्रकरण में क्या होता है। प्रकरण में हम सबको पता है, माना कि हम सब जानते हैं हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, ठीक है, और आपका दूरी r तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा इलेक्ट्रॉन v वेग से r दूरी पर क्या कर रहा है? दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अतः अभिकेंद्र बल जो होगा डियर स्टूडेंट, अभिकेंद्र बल, यदि मैं इसको F1 मान लूं तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाता है? mv²/r, ठीक है। ये होता है आवश्यक लगने वाला अभिकेंद्र बल, जहां m क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसका वेग है और r उसकी दूरी है, नाभिक से दूरी, ठीक है डियर। अब ये देखिए, हम सब जानते हैं इन दोनों में कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये हम सब जानते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार चूंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, अतः लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, अगर मैं इसको F2 मान लूं, ये लिख देते हैं क्या चीज? आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जो होगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा हम लोगों का 1/4πε0 E × E/r²। क्यों? दोनों में कितना आवेश है? नाभिक में भी एक ही आवेश है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। दोनों जो है एक एक रहेगा। ओके, तो अब तो इसका काम खत्म हो चुका है, आप इसको मिटा देते हैं, खामखा इसको रखें। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा ये आगे हम इसको प्रोसेस को आगे जब बढ़ाते हैं तो आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल बराबर होगा हमारा आकर्षण बल, और यही इसी के कारण जो है संतुलन में रहता है, ठीक है। अभिकेंद्र बल और आकर्षण बल के कारण ही जो है ये संतुलन में रहता है। तो इस प्रकार अभिकेंद्र बल हो जाएगा mv²/r दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r²। ओके, एक r से एक r कैंसिल आउट करेंगे, एक r से एक r कैंसिल आउट करिए और r का वैल्यू निकालना चाहिए। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाई mv²। तो उपयुक्त समीकरण आप यहाँ पे दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 जो है वह परमाणु के त्रिज्या और उसके वेग में परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की दूरी और उसके वेग में संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें संबंध क्या निकल के आ जाता है? r इज प्रोपोर्शनल टू, अगर ये सबको कांस्टेंट कर देते हैं तो 1/v², ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, फिर भी देख लीजिए यदि क्या होगा डियर स्टूडेंट, यदि उसका दूरी नाभिक से अगर हम दूरी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ाते हैं, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ उसका वेग क्या होगा? कम होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन है तीव्र वेग से चक्कर लगाएगा, अगर नजदीक में है तो उसका वेग ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएगा, ठीक है, तो बाह्यतम कोश में उसकी जो है वेग क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ओके, तो इधर देखते हैं, यदि गतिज ऊर्जा k है तब क्या हो जाएगा डियर? तब हो जाएगा k दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपको करना क्या पता है? समीकरण 3 नंबर से mv² का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे ला करके रख दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं mv² का वैल्यू निकालता हूँ तो आप देखिए mv² का वैल्यू क्या हो जाएगा? mv² दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके ले जाइए और r को नीचे लेके आइए, 1/4πε0, ठीक है, E²/r हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो क्या दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई mv² का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो इस प्रकार हमको मिल जाता है k दैट इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और उसके इलेक्ट्रॉन की जो है नाभिक से दूरी के मध्य संबंध है। तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, उसके अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ये, ठीक है। ये देखिए, तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारा दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात कक्षा की दूरी बढ़ती जाएगी या इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाने की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों व्युत्क्रम में है। आप सबको इससे भली भांति परिचित है, इसको सब जानते हैं। इसको इक्वेशन देते रहना यार, ठीक है। हमारा इधर मैं एक काम करता हूँ, जो एमपी जो हमारे इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आया था अभिकेंद्र बल का, ठीक है, वो आया था डियर, वो आया था हम लोगों का 1/mv² बाई आर, ठीक है, इक्वेशन 1। इसके बाद हमने देखा, क्या चीज देखा था भाई, बोल दीजिए, क्या देखा था, आकर्षण बल, ठीक है। तो आकर्षण बल का जो आया था, आकर्षण बल वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके। उसके बाद हमारा आया है वो ये है गतिज ऊर्जा, ये वो देख लीजिए, रिलेशन देख लीजिए, आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, ओके। थर्ड इक्वेशन 2। और उसके फोर्थ हम लोग का आया इसका गतिज ऊर्जा के दैट इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 4, ओके। चलिए, अब इसका हमारा कोई इसका रोल इससे सोल्व कर गया, इसको मिटा देता हूँ मैं पूरा। ये निकालना है हमको हाइड्रोजन परमाणु में कुल जो उसकी ऊर्जा एनर्जी है वो निकालना है डियर स्टूडेंट, ठीक है, कुल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए अभी मैं एक एनर्जी और बचा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु में आर दूरी पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी U दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E माइनस ई डिवाइड बाई आर। आप सबको पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी जस्ट और लिखा था मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। तो यहाँ E जो है, एक E जो है वो नाभिक का आवेश है और एक E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, ठीक है, और उसमें प्लस होता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में माइनस, ठीक है, और ई स्क्वायर बाई आर। तो यह आ गया यू का वैल्यू। अब अतः कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा ई दैट इज इक्वल टू यू प्लस के, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यू के। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, यू का वैल्यू देखिए और के का वैल्यू देखिए। तो पहले हम लोग पॉजिटिव को लिख देते हैं, तो ये है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, और फिर माइनस हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, उस सबको बाहर निकाल देते हैं। तो वो चीजें है मेरा ई स्क्वायर दोनों में है, नीचे में है पाई एप्सिलॉन नॉट आर दोनों जगह में है, तो 1/8 माइनस 1/4, ठीक है। तो ई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, ये ऐसा मान के चलिए एक और आधा में क्या संबंध है, एक में से आधा जाएगा तो आधा आता है कि नहीं आता है, तो वैसे ही है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट में से 1/4 आप माइनस कर दीजिए, या मैं गलत बोल रहा हूँ, ये देखो सिंपली दोनों का 8, ठीक है, 8 का 8 और 4 दूनी 8, तो ये आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। मीन्स दैट ई दैट इज इक्वल टू माइनस आएगा ना, -1/8 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको दिख रहा है? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ दिख रहा है, और नहीं दिख रहा होगा तो इतना तो करना आता ही है यार। इसका मेन पर्पस ये है, आपको मेन चीज क्या दिख रहा है, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा जो है, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इससे यह सिद्ध होता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बंधा रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या रहता है? बंधा रहता है। इस बात की हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और वैसे ये क्वेश्चन आता तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो परमाणु में जो है स्पेक्ट्रम होता है डियर स्टूडेंट, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट के अनुसार आपको समझा देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है मेरे भाई वो होता है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, संतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और तीसरा है हमारा बैंड स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से तो समझते हैं एक-एक करके सबको। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होती है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारा जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो कुछ समय पश्चात वह पूर्णतः गर्म हो जाता है और क्या होने लगता है? प्रकाशित होने लगता है। इस समय उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं तापदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं? तापदीप्त वस्तु कहते हैं। तो डेफिनेशन ऐसा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का कि तापदीप्त वस्तु के स्पेक्ट्रम से प्राप्त, तापदीप्त वस्तु के प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तापदीप्त, जिसकी आप सबको पता है लोहा है, जिसकी लोहा को बहुत टाइम तक हम गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद अब उसको गर्म नहीं करते, उसको, इसकी सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। कोयले में देखे होंगे है ना, लोहे को डाल दिए, फिर कोयले से निकाल दिए हम लोग, आग से निकाल दिए, और अंधेरे में कहीं जा करके उसको रखते हैं तो उसमें से लाइट निकलेगी, वो चमकदार दिखाई देगा डेफिनेटली। तो वही है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग तापदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो तापदीप्त वस्तु के प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहला है डियर स्टूडेंट संतत स्पेक्ट्रम। तो संतत स्पेक्ट्रम क्या होता है? संतत स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक निश्चित क्रम में स्थित होते हैं और इनके क्रमशः 2 रंगों के मध्य कोई पृथक्करण जो है सीमा नहीं होती। मतलब क्या बोलना है ये सुनिए। इसमें सभी रंग एक निश्चित क्रम में स्थित होते हैं और इन्हीं भी 2 रंगों के बीच कोई भी बाउंड्री नहीं होती, जैसे कि विबग्योर। और इसके प्रारंभ में आप लोग ये भी लिखिएगा, इसके प्रारंभ में बैगनी एवं अंतिम में लाल रंग उपस्थित होता है। जैसे सबको पता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक हो गया है ना, रेड। तो इसमें होता क्या है, मैं यहाँ बाउंड्री दिखा रहा हूँ आपको, बाउंड्री बनाया हूँ, ये बाउंड्री है। वहां एक्चुअल में ऐसा बाउंड्री नहीं होता मेरे भाई। ये जिसकी एक पट्टी है, किस चीज की? ये एक पट्टी है किस चीज की? वॉयलेट। ये वॉयलेट कब जा करके इंडिगो में बदलेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। समझ में आया? पता ही नहीं चलेगा। जैसे इंद्रधनुष देखते हो, मुझे ये बता दो, आप इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हो? देखियो कभी? है? नहीं दिखता। दिखता है क्या? नहीं ना दिखता मेरे भाई। उसमें महज आपको 3 से 4 कलर ही दिखेंगे अच्छे से, क्योंकि 7 रंग है। ठीक है, वे सातों के सातों रंग, जिसकी आप ये देखिए ऑरेंज और रेड है। ऑरेंज और रेड में कितना डिफरेंट होता है। हाँ, यदि ये येलो के बाउंड्री को देखूंगा ना, मैं येलो साइड के बाउंड्री को देखूंगा ऑरेंज वाला, ठीक है, तो मुझे इधर थोड़ा सा ऑरेंज दिखेगा। मतलब ये है मेरा भाई कि येलो पहले इधर रहेगा ना, तो ग्रीन से येलो
कब चेंज होगा पता नहीं चलेगा, और येलो से ऑरेंज कब चेंज होगा पता नहीं चलेगा, और ऑरेंज से रेड, ऑरेंज और रेड देखिए आप दोनों कलर को जानते ही हैं, जिसकी ब्लू और ग्रीन इनका कॉम्बिनेशन देखिए, वॉयलेट और इंडिगो, ठीक है, और इनमें भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, ग्रीन और येलो में। कब ग्रीन येलो में बदलता है पता नहीं चलता है, तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम में डियर स्टूडेंट स्पेक्ट्रम में काली पट्टियों के मध्य चमकीली रंगीन स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। काली पट्टियों की, ये काली पट्टियां हैं, ठीक है, ये काली पट्टी है, और ये क्या है, चमकीली है, क्योंकि चौक सफेद है, चौक से मैं काला नहीं बना सकता। अगर मैं डार्क करूंगा और मैं बोलूंगा ये काला है, तो काला का है, वो तो सफेद है, ठीक है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है हमारा व्हाइट, चमकीली रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसकी लाल रंग की पट्टी हो गई, ठीक है, हरी रंग की पट्टी, नीली रंग की पट्टी, इस प्रकार के हमको जो है पट्टियां दिखाई देती है काले चमकीले भाग में। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बैंड स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार होता है, इसमें क्या होता है ये देखिए, इसमें डियर स्टूडेंट अगर मैं एक और बनाना चाहूं तो एक और बना देता हूं, चलो ये लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें काली पट्टियों के मध्य, इसमें काली पट्टियों के मध्य चमकीली एवं रंगीन स्पेक्ट्रम होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ये काली पट्टियां हैं, काली पट्टियों के जस्ट मतलब इससे उल्टा, ठीक है, काली पट्टियों के मध्य चमकीली एवं रंगीन बैंड प्राप्त होते हैं, जो एक सिरे में अधिक चमकीली एवं दूसरे सिरे में धीरे धीरे क्या होने लगती है, धुंधली होने लगती है। अब थोड़ा धुंधला नहीं बना पाया हूं यार, चलो इसको चमकीली बना देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा चमकदार, ठीक है। अब ये ज्यादा चमकदार नहीं होगा, लीजिए, चलो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ थोड़ा सा कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, तो ऐसा धुंधला होने लगता है, ठीक है। ये इस प्रकार के बैंड स्पेक्ट्रम स्पेशली उन गैसीय अणुओं द्वारा जो है ऐसे तापदीप्त वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जो तापदीप्त अवस्था में अणु के रूप में होते हैं, ठीक है, और स्पेशली वो गैस होते हैं, इसलिए इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा ना, आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को, सबको पता है, प्रिज्म में पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश मतलब 7 रंगों का मिला हुआ, वास्तव में श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस द्रव या गैस से होकर गुजारा जाता है, तो वह ठोस द्रव या गैस पदार्थ श्वेत प्रकाश के एक निश्चित रंगधार्य वाले रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उस स्थान पर काली पट्टियां दिखाई देती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। दैट्स क्लियर डियर स्टूडेंट। तो यह हमारा स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब देख लेते हैं कि रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल रही उसमें क्या कमियां रही, ठीक है, क्योंकि ऐसा भाई कि इस संसार में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आपने सर जे थॉमसन का कुछ कमियां निकाली और उसमें सुधार किए, उसी प्रकार अब रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां होंगी और उसका सुधार होगा, और वो निरंतर जो है चलती ही रहती है। परिवर्तन आवश्यक भी है और जरूरी भी है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या कमियां रही देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। पहला है परमाणु का स्थायित्व, और यही मेन है परमाणु का स्थायित्व। ध्यान से समझना, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है परमाणु का स्थायित्व क्या है। डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ
अभिकेंद्र बल के द्वारा जुड़ा रहता है और नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है, अतः आपको ये पूरा लिखना है मैं जो बोल रहा हूं। अतः इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रण बल होता है, अभिकेंद्रण त्वरण होता है। और ऐसा कोई भी आवेश जिसमें त्वरण होता है, त्वरण जैसे कि आपको अध्याय 7 पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में ही, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, आदरणीय स्त्री कौन, मैक्सवेल जी। तो ऐसे आवेश, चूंकि फिर सुन लो यार, परमाणु का स्थायित्व क्या है भाई, ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अभिकेंद्र बल द्वारा जुड़ा होता है और नाभिक का चक्कर लगा रहा होता है। चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्रण बल त्वरण होता है, अतः ऐसे कोई भी आवेश जिसमें त्वरण पाया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, तो धीरे धीरे जब इसकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है तो धीरे धीरे यह घूमते, क्योंकि ऊर्जा इनकी समाप्त हो रही है, तो ऊर्जा समाप्त हो रही है। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इसको इस नाभिक में आकर के गिर जाना चाहिए। अर्थात यह इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, परमाणु स्थायी है। अर्थात परमाणु अस्थायी है। क्या है, परमाणु अस्थायी है, किंतु इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, परमाणु स्थायी है। तो इसकी स्थायित्व के बारे में यह परमाणु मॉडल कोई जानकारी नहीं देता कि भैया ये क्यों एक ही कक्षा में क्यों घूमते रहता है ना। ऐसा है, अगर आप बोल रहे हो परमाणु तो स्थायी होता है, बट हम देखें तो इसमें विकेंद्रण त्वरण है, तो डेफिनेटली इसकी ऊर्जा उत्सर्जित होते होते विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा कम होती जाएगी, तो यह धीरे धीरे नाभिक की ओर झुकने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी और जाकर के नाभिक में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है इसका रेखीय स्पेक्ट्रम। और ये क्या चीज है, ये सुनिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से अभिकेंद्र बल द्वारा जुड़ा रहता है और ये नाभिक से दूर विभिन्न कक्षाओं में वृत्ति गति करता है। अर्थात जब यह अपना कक्षा बदलेगा तो इसकी आवृत्तियां भी परिवर्तित होगी। तो बाद में जानकारी मिलता है हमें कि उसकी कक्षाएं नहीं बदलती, वो एक निश्चित क्षण ही गति करते हैं, है ना। लेकिन प्रारंभ में ये हुआ कि ये कक्षाएं बदलती है, तो कक्षा बदलने के कारण, जिसकी प्रीवियस में हमने देखा, इसमें देखा, बदलने के कारण इसकी आवृत्तियां बदलती है। तो इस प्रकार इनका जो है स्पेक्ट्रम संतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। किंतु जब हम किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहां हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये एक विवादास्पद रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर इसमें क्या सुधार आएगा, इसकी स्थायित्व के बारे में जानकारी, ठीक है, और कौन लेके आएगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ